चलिए पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हमने आपको बहुत ही खूबसूरती से इमरजेंसी प्रोविजंस के ऊपर लेक्चर दिया। हमने आपको बताया कि कितने तरह की इमरजेंसी हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करती हैं। आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी एग्जिस्ट करती है, आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल एग्जिस्ट करता है और आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी एग्जिस्ट करती है। हमने उन सब की ग्राउंड्स फॉर डेक्लरेशंस, हमें उनकी अप्रूवल के प्रोसीजर्स, हमने उनकी सेंटर स्टेट के रिलेशंस के ऊपर इम्पैक्ट आपको डिटेल में पढ़ाएं। हमने हर किसी का क्रिटिसिज्म उसके साथ ही प्रोवाइड किया और इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट की क्या रीजनिंग्स हैं वो भी आपको बताई। आज हम आगे बढ़ेंगे। बुक वाइज चले तो स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर का एक चैप्टर है, वो करने की इसलिए अभी नीड नहीं क्योंकि हमने उसके रिलेटेड चैप्टर्स पहले करा दिए बहुत डिटेल में, और हमने आपको ये भी बता दिया कि स्पेशल स्टेटस कैसे ख़त्म किया गया जम्मू कश्मीर का। तो हम सीधे आगे बढ़ रहे हैं और ये जो चैप्टर है ये स्पेशल प्रोविजन से जुड़ा हुआ चैप्टर है, ठीक है। तो हम स्पेशल स्टेटस नहीं, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट्स को आज कवर करने जा रहे हैं। तो टू थिंग्स यहाँ पर ऑब्जर्व करने लायक हैं कि दो वर्ड्स आपको ऑलवेज दिखते हैं और आप इनके बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। एक स्पेशल स्टेटस है और एक है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स, ठीक है जी। SCS स्टेट्स, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स। स्पेशल स्टेटस और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स में बहुत ज़बरदस्त अंतर है, वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या अंतर इसमें नज़र आता है। ओके, देखिए सेंटर और स्टेट के रिलेशंस इंडिया के फेडरल कॉन्टेक्स्ट में, चाहे वो लेजिस्लेटिव हों, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हों या फाइनेंशियल रिलेशंस हों, हार्मोनियसली चलने बहुत ज़रूरी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को इस बात का ख्याल बहुत अच्छे से था कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन कुछ यूनिटरी प्रोविजंस का इस्तेमाल सेंट्रल गवर्नमेंट पावर को अपने पास सेंट्रलाइज करने के लिए कर सकती है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कई सारे क्लियर कट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरल सेटअप्स प्रोवाइड किए हैं जिनके तहत इस तरह की कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन क्रिएट होने से हम बच सकें। फिर जुडिशरी को ऑलवेज इंटीग्रेटेड रखा ताकि अगर स्टेट अपने स्फेयर में इंडिपेंडेंटली लॉ बना रहा है, स्टेट लिस्ट में, सेंटर अपने स्फेयर में इंडिपेंडेंटली लॉ बना रहा है यूनियन लिस्ट के मामले में, तो दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से सेग्रीगेट होकर के या इंडिपेंडेंट होकर के ना चलें। ऐसा फेडरलिज्म नहीं है। हमारे फेडरलिज्म में बार बार एक एक्सपेक्टेशन नज़र आती है और वह एक्सपेक्टेशन कोऑपरेशन की एक्सपेक्टेशन है। बार बार कोशिश की जा रही है कि सेंटर और स्टेट आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करें और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलें। इसके लिए जुडिशरी भी आपको इंटीग्रेटेड नज़र आती है। एक ट्रू फेडरल कंट्री की तरह जुडिशरी फेडरल नहीं है। स्टेट लॉज को एक हायरार्की ऑफ कोर्ट्स हैं जो एनफोर्स कराते हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब आ जाते हैं। इसी तरह से यूनियन लॉज को, सेंट्रल लॉज को भी वही सेम हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स एनफोर्स करते हैं। इससे ये प्रमाणित होता है कि जहाँ पर एक तरफ स्वायत्तता दी गई है राज्यों को, यानी कि एज अ पॉलिटिकल यूनिट ऑफ द यूनियन स्टेट्स को एक इंडिपेंडेंस दी गई है, वहीं पर ये एक्सपेक्टेशन की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि दोनों इंडिपेंडेंट स्फेयर में आइसोलेशनिस्ट टेंडेंसीज़ को यूटिलाइज़ ना करें, डेवलप ना होने दें, दोनों इंटीग्रेट हो करके चलें, यानी कि दोनों कोऑपरेट करें, दोनों कोऑर्डिनेट करें, फिर ही देश आगे बढ़ सकता है। जो इंडिपेंडेंस दी गई है वो इंडिपेंडेंस बहुत ही यूनिक है। वो कभी भी, वो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस इसलिए दी गई है कि वो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस रिस्पॉन्सिबल होगी डिस्टिंक्ट कल्चर, कस्टम, मैनर को नर्चर करने में, लोगों की एस्पिरेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए, जो एस्पिरेशन बहुत ही यूनिक हैं, डाइवर्स हैं, एक रीजन की दूसरे रीजन से डाइवर्स हैं। लेकिन वो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस कभी भी इन यूनिट्स को एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं होने देंगी, यानी कि देश को टूटने नहीं होने देंगी, विभाजित नहीं होने देंगी। इस वजह से जो गाना गा रहे तो वही नीचे बज रहा है। इसलिए इतने के स्फेयर में ही पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस दी गई है कि दोनों इंडिपेंडेंटली अपने कस्टम, कल्चर, मैनर को नर्चर करें और एट द एंड ये भाव अपने दिमाग में रखें कि उन्हें रहना यूनाइटेड है। तो इस इंडिपेंडेंस के पर्पस बेसिस पर कभी भी आप यूनाइटेड कैरेक्टर को हार्म नहीं कर सकते। इसलिए यूनियन शब्द का इस्तेमाल हुआ है, यूनियन ऑफ इंडिया। हम यूनाइटेड इंडिया हैं, यूनियन ऑफ इंडिया हैं। आई बात समझ में? यूनियन ऑफ इंडिया है
इसका मतलब उसमें यूनाइटेड इंडिया कंसेप्ट एम्बेडेड ही है। यूनाइटेड इंडिया होते तो शायद यूनियन का कंसेप्ट एम्बेडेड ना होता, क्योंकि फिर इंडिया जिन राज्यों की वजह से यूनाइटेड होता वो राज्य पृथक भी हो सकते थे यूनाइटेड स्टेट्स की तरह। यूनाइटेड होना और यूनियन होना में बहुत अंतर है। यूनाइटेड आप हो सकते हैं आपस में जुड़ करके, ये एक अलग बात है, लेकिन आप एक ही एक्सप्रेशन के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, ये यूनियन है। आप भिन्न हैं लेकिन आप एक हैं, आपका मूल एक है, ये यूनियन है। आप सभी भिन्न अपनी भिन्नता से ही, अपनी भिन्न रूप के साथ ही एकजुट एक साथ आ गए हैं, ये यूनाइटेड है। एक साथ आना और एक होना में अंतर होता है। एक साथ आकर के आप किसी उद्देश्य के लिए आगे बढ़ते हैं एक साथ, लेकिन आप एक हैं। जैसे कि सूरजमुखी का फूल, सनफ्लावर, वो उसका मूल है कि वो एक है, उसमें प्रत्येक सनफ्लावर में कई सनफ्लावर हैं, प्रत्येक सनफ्लावर में कई सनफ्लावर हैं, ये यूनियन है। लेकिन इसी तरह के कई सनफ्लावर को मिला करके आप एक बुके भी बना सकते हैं, वो यूनाइटेड है। यूनाइटेड और यूनियन में अंतर होता है, इस बात को हमें समझना है। तो ये एक उदाहरण मैंने आपके सामने रखा, यूनाइटेड और यूनियन। तो यूनियन का सेंस है इंडिया में, इसलिए जुडिशरी इंटीग्रेटेड दी गई, मैंने आपको अभी समझाया। तो कई सारे इंस्टीट्यूशंस आपने देखा, आपने पढ़ा आर्टिकल 263 के तहत इंटरस्टेट काउंसिल का कंसेप्ट है, मैंने आपको पढ़ाया। आपने जोनल काउंसिल्स का कंसेप्ट समझा, सुना, अच्छे से अंडरस्टैंड किया, उस पर लेक्चर भी आएगा हमारा। और आपने ये भी देखा कि इनकी जो एडवाइस है वो सारी की सारी रिकमेंडेटरी कैरेक्टर की हैं, वो बाउंड नहीं होती। आपने कंसेप्ट फाइनेंस कमीशन का देखा, लेकिन उसकी भी एडवाइजेज आपने देखा कि वो बाउंड नहीं होती, रिकमेंडेटरी कैरेक्टर की होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे? वो आपको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है इन इंस्टीट्यूशंस और इन प्लेटफॉर्म्स के वाया डेलिब्रेशंस के, कि सेंटर और स्टेट के ऊपर किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं रखनी है 1950s के दौर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये संविधान भारत में होगा और वो भारत जो डायनामिज्म में एंटर करेगा, जो इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निरंतर परिवर्तन लाएगा, विकास की ओर बढ़ेगा। ऐसे में प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं कि एक मैच्योर डेमोक्रेसी में उस समय के दौर की ज़रूरतों को समझते हुए, उस समय के रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को देखते हुए और उस समय की कंट्री की डेमोक्रेटिक मेजॉरिटी के स्टेटस को अंडरस्टैंड करते हुए आप खुद से डेलिब्रेट करें सेंटर और स्टेट, और फिर एक कोऑपरेटिव और कोऑर्डिनेशन ओरिएंटेड फेडरलिज्म विकसित करें। कभी भी देखिए, अगर आप जब भी किसी वर्ड को रिकमेंडेटरी सुनते हैं या एडवाइजरी कैरेक्टर सुनते हैं, आपको बहुत दुख होता होगा कि शायद ये यूज़लेस बॉडीज़ हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, इन बॉडीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन में होना बहुत बड़ा मैसेज होता है उन लोगों का जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कि वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये यूज़लेस तब होती जब ये मान लीजिए कि मैंडेटरी होती, क्योंकि हो सकता था कि एक दौर में बनी हुई बॉडीज़ एक सिस्टम के तहत जन्मी हैं, वो एक समय को सर्व ना कर पाएँ और फिर हम उन्हें लॉज पास करके डिसबैंड करें। लेकिन उन्हें ऑलवेज़ एडवाइजरी और रिकमेंडेटरी इसलिए रखा क्योंकि हम डेमोक्रेसी में लोकतंत्र को चेयर करते हैं, जिसमें हमने जो सरकारें चुनी हैं वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स हैं, वो जनता ने सीधे चुनी हैं। और संविधान बनाने वालों ने जनता के चुने नुमाइंदों पर ये विश्वास स्थापित किया, ये फेथ पोज किया कि वो जो निर्णय लेंगे वो सही होगा। यही तो लोकतंत्र की, तो यह भी एक तानाशाही ना हो जाती उन लोगों की कि सिस्टम लोकतंत्र दे दिया लेकिन सोच अपनी थोप दी। उन्होंने आप पर यकीन किया कि जब हमने चुनाव ही दे दिए, उन चुनाव के माध्यम से जब पार्टी सिस्टम ही दे दिया और पार्टीज़ अपना अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करके जनता से वोट मोबिलाइज़ करेंगे, तो इसे डायनेमिज़म को बढ़ाना ज़रूरी है ना, इसे एक समय काल में बांधना क्यों ज़रूरी? सही नहीं है। इसलिए जनता के चुने नुमाइंदे वहाँ आकर के उन बॉडीज़ में बैठेंगे और आपस में चर्चा, सलाह मशवरा करके देश को और प्रगति की ओर ले जाएंगे। इसलिए प्लेटफॉर्म्स उन्होंने दिए हैं जिनसे उनका विजन, उनका मैसेज और कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट एंड सोल क्लियर हो रही है कि वो आपसे कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन उन्हें मैंडेटरी नहीं बनाया क्योंकि डिसीजन वो आप पे छोड़ रहे हैं, जनता की विल पे छोड़ रहे हैं और बदलते समय की बदलती ज़रूरतों पे छोड़ रहे हैं। इसलिए इन्हें यूज़लेस ना समझें। ये तो एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मैसेज है कि आपको कोऑपरेट करना है। और आपसे एग्जामिनर पूछे ये कहाँ कहा गया है, तो सीधे सीधे बताइए कि सर सेंटर स्टेट की कोऑपरेशन के लिए सो मैनी मैकेनिज्म्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे आर रिकमेंडेटरी, दे आर एडवाइजरी कैरेक्टर। तो दे विल आस्क यू अगेन
कि फिर डोंट यू थिंक दे आर यूजलेस बॉडीज व्हेन दे आर रिकमेंडेटरी एंड एडवाइजरी, देन यू नीड टू स्पीक इन फेवर ऑफ योर पॉइंट कि नो सर, इट इज़ द ब्यूटी ऑफ द डेमोक्रेसी दैट दे हैव पोज्ड फेथ ऑन आर डेमोक्रेसी, ऑन द पीपल who will elect their representatives. It is the representative democracy. Okay, so that is important. इस तरह से ये सिस्टम चलाया। तो सेंटर स्टेट में शक्तियों का विभाजन किया गया। मैंने आपको पढ़ाया आर्टिकल 245 से हम इसकी शुरुआत करते हैं। पहले हम इनको हमने 3 हेडिंग में पढ़ा, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रिलेशंस के तहत। आर्टिकल 245 से शुरू होकर के हम आर्टिकल 290 की सीरीज़ तक गए। मैंने आपको वो सारे पढ़ाए और अच्छे से हमने कवर किए। सेंटर स्टेट रिलेशंस के चैप्टर में हमने इनको पढ़ा है। हमने देखा टैक्सेस का बंटवारा सेंटर और स्टेट के बीच में, हमने देखा लेजिस्लेटिव पावर का बंटवारा, हमने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का बंटवारा। हाँ, ये प्रमाणित हर जगह पर हुआ कि एक एज पोजीशन सेंटर को दी गई है, चाहे वो लेजिस्लेटिव रिलेशंस हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हो या फाइनेंशियल रिलेशंस हो। काफ़ी हद तक टैक्सेस लगाने की शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, उन्हें लेवाई करने की भी शक्तियाँ केंद्र के पास हैं। फिर बंटवारा मान लीजिए केंद्र और राज्य के बीच में होता है। तो ये आरोप हमेशा रहे राज्यों के कि भाई उनको टैक्स के हेडिंग्स कम प्रोवाइड किए गए, उनके एम्बिट में टैक्स का रेवेन्यू कम आता है, लेकिन स्टेट लिस्ट के अंदर जितने भी रिस्पॉन्सिबल सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी रिस्पॉन्सिबल टास्क हैं, वो सारे स्टेट्स को दे दिए गए, जिसके लिए पैसे की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। इसके तहत उन पर बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके पास सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज़ जो हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं। शुरुआत के 20 सालों में तो समस्या आई नहीं, 1950 से 1970 तक तो ये दिक्कत आई नहीं, क्योंकि सेंटर और स्टेट में एक ही पार्टी का कंट्रोल चल रहा था, कांग्रेस का। 1967 ऑनवर्ड्स परिवर्तन आना शुरू हुआ, राज्यों में कांग्रेस की हार होने लगी और नॉन कांग्रेस पार्टीज़ की गवर्नमेंट बनने लगी। ऐसे में 1970s के अराउंड ये आके क्वेश्चन बड़ा स्ट्रांगली खड़ा हुआ कि स्टेट्स की पोजीशन क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, स्टेट्स के एम्बिट में क्या क्या रिसोर्सेज आते हैं फाइनेंशियल, स्टेट की क्या क्या लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, और सेंटर स्टेट का रिलेशन कैसा होना चाहिए। फिर मैंने बताया था इसी समय में ही केंद्र और राज्य के बीच के संबंधों को लेकर कई कमीशन और कमेटीज़ भी बननी शुरू हुई, और इसी समय के कॉन्टेक्स्ट में ही हम ये टॉपिक भी आज भी पढ़ने जा रहे हैं। तो केंद्र राज्य के बीच में कई समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान हमें चाहिए, तो उसी के तहत समाधान प्रदान करने के लिए कुछ खास प्रोविजंस हैं, जिनमें से एक चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर को मैंने यही कहा है स्पेशल प्रोविज़न फॉर सम स्टेट्स। मैंने स्पेशल स्टेटस वर्ड यूज़ नहीं किया, स्पेशल प्रोविज़न फॉर सम स्टेट्स कहा, और ये डील आर्टिकल 371 के तहत हो रहा है। 371 से लेके आप 371H तक जाते हैं, फिर 371J तक जाते हैं आगे, सॉरी 371IJ तक जाते हैं। आई बस समझ में। इस तरह से अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग प्रोविज़न उसमें रखे गए हैं। कुल 11 राज्यों के लिए प्रोविज़न रखे गए हैं, जिसमें से जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस आप सब जानते हैं कि अगस्त 2019 में ख़त्म कर दिया गया। जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो आता था वो आर्टिकल 371 से नहीं आता था, वो आर्टिकल 370 से आता था, और वो स्पेशल स्टेटस एक डिफरेंट स्पेशल स्टेटस था। उसके तहत उनको काफ़ी हद तक पॉलिटिकल और लेजिस्लेटिव इंडिपेंडेंस मिली हुई थी, ऑटोनॉमी मिली हुई थी। इस वजह से उनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन भी था, उनका अपना एक फ़्लैग भी हुआ करता था। और जम्मू कश्मीर के इसी स्पेशल स्टेटस को ध्यान में रखते हुए एक आर्टिकल 35A भी इंडक्ट किया गया था फंडामेंटल राइट्स के अंदर, जो फर्दर 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 ख़त्म हुआ तो आर्टिकल 35A भी डिस्क्वालीफाई हो गया। और इसके साथ ही एक तरफ जम्मू कश्मीर का धारा 370 वाला, इसे अनुच्छेद कहना चाहिए, आर्टिकल 370 वाला स्पेशल स्टेटस तो ख़त्म हुआ ही हुआ, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 371 के तहत स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाला स्टेट भी बनाया गया था। तो क्योंकि 2019 के आर्टिकल 370 के एबोलिशन के साथ ही जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा भी बदल गया, उसे एक लेजिस्लेचर वाली यूनियन टेरिटरी बना दिया गया दिल्ली और पुडुचेरी की भांति। तो क्योंकि वह राज्य रहा ही नहीं, तो फिर उसका आर्टिकल 371 के तहत स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाला स्टेट रहने का सवाल भी नहीं रहता। तो जम्मू कश्मीर ऑटोमेटिकली ही स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट के दर्जे से भी वंचित हो गया, उस समय में डिस्क्वालीफाई हो गया। ठीक है, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 370 एबोलिश नहीं किया था,
उसे स्टेट से हटा के एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, जिस यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेचर होगी। और ऐसी यूनियन टेरिटरी जब आप बन गए, आप स्टेट नहीं हैं, और जब आप स्टेट ही नहीं हैं तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस तो स्टेट्स का है, यूनियन टेरिटरीज़ का नहीं है, तो फिर आप उस लिस्ट में भी नहीं रहे। तो 11 से घट के फिर 10 राज्य रह गए। तो 10 राज्य स्पेशल कैटेगरी स्टेटस आर्टिकल 371 वाले स्टेट्स के तौर पर जाने जाते हैं। इसके संदर्भ में ही हमारा आज का चैप्टर है सारा जो हम पढ़ रहे हैं। हर बार एक अच्छा नरेटिव दे देता हूँ और फिर हर बार कहता हूँ कि इसके संदर्भ में चैप्टर है। मेरी ये रिक्वेस्ट है दूरदर्शकों से और क्लास वालों को तो मैं समझा ही देता हूँ। मेरा हर बार ऐसे कहने से इसे गलत फहमी में मत लेना कि अब चैप्टर शुरू हुआ है, लेक्चर अब शुरू हुआ है। लेक्चर में मैंने जो शुरुआत के 10-15 मिनट में बोला वो उतना ही कीमती है और बहुमूल्य है जितना आगे के 40, 50, 60 मिनट में बोलूँगा। प्रत्येक कंसेप्ट, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक कोरिलेशन इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि वो आपके बड़े बड़े कम्प्लेक्स टॉपिक्स, बड़े बड़े कम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजीज़ को इतनी ईजिली टारगेट कर देता है कि आप समझ में नहीं पाते कि व्हेन देयर इज़ अ सेम वर्ड that is united and union, what is the difference? They are drastically different. They are drastically different. You cannot compare a bouquet with a single flower. It is a difference. It is the difference of the united and the union. And why there is integrated judiciary? Because it is a clear-cut message that we are implicitly federal, we are functionally federal, but we are not at all organizationally and structurally federal. So the judiciary is integrated because there is a strong expectation from the constitution makers and from the constitution in itself that union, that is the center, and the state needs to cooperate with each other and coordinate with each other in all spheres of activity. That's why most of the time there is a word union for the central government. Union, that is union of the states. So central government word is very less, but the union word is always very prominent in the constitution. Okay, that's why there is a commission, that is a Union Public Service Commission. It is not a Central Public Service Commission, it is a Union Public Service Commission, because union, it is dealing with the whole country. Okay, that is important. Okay, और जब होल कंट्री की बात होती है तो वी कैन नॉट यूज़ द वर्ड सेंट्रल, बिकॉज होल कंट्री सेंटर की नहीं है और होल कंट्री सिर्फ स्टेट्स की भी नहीं है। होल कंट्री का कंसेप्ट यूनियन है और यूनियन का मतलब सिर्फ और सिर्फ एकता है कि इसकी केंद्र राज्य की एकता। तो यूनियन वर्ड का मतलब दोनों की एकता, वो दोनों के लिए है। ओके, इसलिए यूनियन वर्ड आता है। हम कुछ चीज़ों को समझने के प्रयास करते हैं। देखिए, कुछ कंसेप्ट समझिए। सबसे पहले हम राज्य समझते हैं, जो राज्य स्पेशल प्रोविजंस के तहत कवर होते हैं आर्टिकल 371 के अंदर। ओके, देखिए 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, राज्यों का पुनर्गठन हुआ, घटन नहीं पुनर्गठन हुआ, राज्यों का पुनर्गठन हुआ, स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, और इसमें भाषा को एक मुख्य आधार रखा गया, इकोनॉमी को, एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी को, इन चीज़ों को ध्यान में रखा गया, लेकिन भाषा एक मुख्य आधार था। और आपने देखा किस तरह से नए राज्य उभर करके आए भाषा के आधार पर। स्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही बहुत से और कंसेप्ट्स भी जन्मे कि अब इन राज्यों को मैनेज कैसे करना है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि इसी स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत उस समय भारत को 5 बड़े खंडों में सेटल करने की कोशिश की गई। उन्हें जोन्स कहा गया, 5 जोन्स, दैट इज़ द जोनल काउंसिल सिस्टम। और जोनल काउंसिल सिस्टम के तहत आपने नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन एंड सेंट्रल जोन, आपने 5 जोनल काउंसिल्स का सिस्टम समझा और सुना। तो इस तरह से हमने सेंटर स्टेट को मैनेज करने की कोशिश ऑलवेज़ की। वो हमें सबसे पहले जोनल काउंसिल में नज़र आ रहा है, 1956 के एक्ट के तहत ही वो प्रावधान नज़र आ रहा है। धीरे 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 सिस्टम और कम्प्लेक्स हुआ, सेंटर स्टेट के बीच में और ज़्यादा रिसोर्सेज को लेके स्ट्रेन फील होना शुरू हुआ। तो हुआ क्या हमारी कंट्री में, कंट्री के अंदर 1951 से ही 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम फॉलो हो रहा था। 1951 में पहला 5 ईयर प्लान आया और वो 1956 तक का था, 5 साल का पंचवर्षीय योजना। तो हमने लगभग रशियन मॉडल पर, यूएसएसआर के मॉडल पर 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम फॉलो करके प्लान्ड डेवलपमेंट का फॉर्मूला अपनाया कंट्री के लेवल पर। कि हमने ये देखा कि रिसोर्सेज कंट्री में लिमिटेड हैं। जब कंट्री में रिसोर्सेज लिमिटेड हों, जब आपके घर में भी आपके पास बजट लिमिटेड हो, पैसा लिमिटेड हो, तो आप ये निर्धारित करते हैं ना कि पहले मुख्य आवश्यकताओं को निर्धारण करो, पहले ये स्पेसिफाई करो कि मेन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो मेन रिक्वायरमेंट्स क्या निकल के आती है, सबसे पहले फूड होता है, फिर रिक्वायरमेंट क्या आती है, कपड़ा होना चाहिए, सर पे छत होनी चाहिए,
फिर रिक्वायरमेंट क्या आती है, पानी बिजली होना चाहिए और स्कूल एजुकेशन होना चाहिए, ये मुख्य ज़रूरतें हैं। आप पैसे को इस तरह से बांट लेते हैं, लग्जरी और बाकी एंटरटेनमेंट और इन्जॉयमेंट बहुत बाद में आता है। इस तरह से जब देश के पास संसाधन की कमी हो और उसे विकास की ओर बढ़ना हो तो उसकी प्लानिंग करनी ज़रूरी है। उसे ही प्लान्ड डेवलपमेंट सिस्टम के तहत 5 ईयर प्लानिंग के तहत चुना गया कि भाई हमें शुरुआत में एग्रीकल्चर पे काम करना है, या हमें इंडस्ट्री पे काम करना है, या हमें ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पे काम करना है, या हमें इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पे काम करना है, या हमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, यानी कि हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, किस पे काम करना है। तो फिर ये तय हुआ कि काम हमें सब पे करना है। जैसे आपके घर में भी आप देखें तो काम हमें सब पे करना है, तो काफ़ी बड़ा हिस्सा आप पहले भोजन पे खर्चते हैं, 5-6 हज़ार रुपये का राशन मंगाते हैं। फिर उसका थोड़ा कम हिस्सा, अब आज के दौर की बात नहीं कर रहा हूँ, आज एयर कंडीशन सब हैं, थोड़ा कम हिस्सा आप खर्चते हैं बिजली बिल पे, थोड़ा उससे भी कम हिस्सा खर्चा होता है पानी के बिल पे। फिर कोशिश करते हैं, शुरुआत में सिंपल स्कूल ही होते हैं, थोड़ी फ़ीस कम रहती है उसकी, तो फिर एक हिस्सा वहाँ पर। तो ज़रूरतें तो सारी पूरी हुई उसी सैलरी में, लेकिन आपने किसी को लार्ज प्रोपोर्शन अकॉर्ड किया, किसी को थोड़ा कम प्रोपोर्शन अकॉर्ड किया। लेकिन आप एक चीज़ देखें, एक समय आपका उसी घर में बदलेगा जब राशन का खर्चा मात्र 5-6 हज़ार आज भी चल रहा होगा, लेकिन आज आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस ही 10 से 12 हज़ार जाएगी, फ्यूल का खर्चा बहुत हो जाएगा। फिर आज आपकी स्कूल की फ़ीस ही जा रही है मंथली 7 से 8 हज़ार। तो राशन आज भी है, खर्चा उसका भी है, लेकिन आज दूसरे खर्चे बहुत बढ़ चुके हैं। तो जब खर्चे सारे करने हैं, प्रायोरिटी पे किसको रखना है, लार्जर शेयर किसको अकॉर्ड करना है, इस तरह से 5 ईयर प्लानिंग होती है। तो पहले 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर को प्राथमिकता दी गई, हमने पढ़ा भी था, बाकी भी सेगमेंट्स को लेके चले, लेकिन उन्हें फिर टोटल आउटले का एक कम हिस्सा मिला, आउटले कम रहा, हिस्सा कम रहा, एग्रीकल्चर को ज़्यादा दिया। इसी तरह से जब 5 ईयर प्लानिंग फॉलो होती रही तो प्लानिंग कमीशन नाम की संस्था बहुत महत्वपूर्ण हो गई। और प्लानिंग कमीशन में आप सब जानते हैं कि जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की पोजीशन है वो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ही होते हैं। तो फिर वहाँ पर एक पोजीशन बड़ी प्रोमिनेंट रहती है, डिप्टी चेयरमैन। ठीक है जी। अब डिप्टी चेयरमैन की पोजीशन के तौर पर ही एक समय ऐसे था, 1969 के दौर की बात बताता हूँ, एक पर्सन हुआ करते थे गैडगिल मुखर्जी। गैडगिल मुखर्जी, ओके, गैडगिल मुखर्जी। गैडगिल मुखर्जी चेयरमैन हुआ करते थे, सॉरी डिप्टी चेयरमैन हुआ करते थे, चेयरमैन तो प्रधानमंत्री होंगे। गैडगिल मुखर्जी डिप्टी चेयरमैन हुआ करते थे प्लानिंग कमीशन के। तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं कि कौन हुआ करते थे, गैडगिल मुखर्जी, इनका नाम नहीं, क्योंकि आपको मैं गैडगिल फार्मूला के बारे में बताने वाला हूँ ना। आप जब भी अखबारों में लेख पढ़ते हैं, जब भी आप स्टेट्स की डिबेट सुनते हैं सेंटर के नुमाइंदों के साथ, जब भी आप पार्लियामेंट की डिबेट सुनते हैं, ये नाम बहुत आता है कि गैडगिल फार्मूला के अकॉर्डिंग ये बताया गया था, आपने पालन नहीं किया। तो गैडगिल मुखर्जी डिप्टी चेयरमैन हुआ करते थे प्लानिंग कमीशन की, ये एक बात है। आगे 1969 का जो समय था, ये समय था 5th फाइनेंस कमीशन का। हमारे देश में लगातार फाइनेंस कमीशन बनते हैं, और फाइनेंस कमीशन वैसे तो एक्सपेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट से कि वो 5-5 बरस पे बनाएंगे, लेकिन प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वो इससे जल्दी भी बना लें या इससे देर पर भी बना लें, क्योंकि वो एक परमानेंट बॉडी नहीं है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 280 के तहत, लेकिन वो एक बॉडी परमानेंट नहीं है। वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि फाइनेंस कमीशन कब बनेगा। तो पंच वर्ष के लिए फाइनेंस कमीशन गठित होते हैं, उनकी रिपोर्ट होती है, उसके बेसिस पे सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्सेस का बंटवारा होता है, यानी कि जो डिविजिबल पूल ऑफ टैक्स है, यानी कि जो पैसा सेंटर के पास आया है उस पैसे में से इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू, जो पैसा सेंटर ने कलेक्ट किया उसमें से कौन सा पैसा बंटवारे वाला पैसा है, डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस, वो कैसे डिवाइड होगा, कितने रेशियो जानिए राज्यों के पास, फर्दर मतलब केंद्र से राज्य को कितना जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल, और फिर फर्दर राज्यों में कैसे बटेगा उसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं। सो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्स फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट, यानी कि 100 रुपये में से कितना रुपया जाएगा, 30 रुपये, 40 रुपये, तो 40 रुपये राज्यों को दे दिया, फिर राज्यों में वो किसको कितना कितना बटेगा, किसी को 2 रुपये, किसी को 5 रुपये, किसी को 10 रुपये, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका फाइनेंस कमीशन का अपना फॉर्मूला रहता है, उसमें हर साल कुछ आइटम्स ऐड होती हैं फार्मूले में, कुछ डिलीट होती हैं, उसके मुताबिक वो राज्यों को प्राथमिकता देते हैं। उसमें फॉरेस्ट, इकोलॉजी, उसमें उनका डिस्टेंस, जोग्राफिकल एरिया, उनकी जीडीपी का डिस्टेंस हाईएस्ट जीडीपी से, इस तरह के बहुत से, उनका हिली एरिया है या बॉर्डर स्टेट है या ट्राइबल पॉपुलेशन काफ़ी है, बैकवर्ड रीजन है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ऐसे सारी नियमों के आधार पर यह तय किया जाता है कि इस राज्य को कितना पैसा जाना चाहिए। तो फाइनेंस कमीशन का एक कंसेप्ट हमारे देश में अभी
15वें फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन मैंने आपको डिटेल में कराई थी, और 15th फाइनेंस कमीशन, 14वां फाइनेंस कमीशन 2015 से 20 तक, तो 15वां फाइनेंस कमीशन क्योंकि जीएसटी लागू हो गया था उसकी वजह से कई परिवर्तन आए, इसलिए 15वें फाइनेंस कमीशन ने पहले तो 1 साल की रिकमेंडेशन दी है, फिर उसके बाद वो फर्दर और 5 साल की देंगे। तो इस बार 2020 से 21 तक जो चल रही हैं वो 15th फाइनेंस कमीशन की एडहॉक रिकमेंडेशंस 1 ईयर वाली चल रही हैं। 2021 से आगे फिर वो पूरे 5 साल की आ जाएंगी, यानी कि 15वें फाइनेंस कमीशन पे 6 साल की योजना देने की जिम्मेदारी है। तो अभी लेटेस्ट 15वां फाइनेंस कमीशन, तो उस समय 5वां फाइनेंस कमीशन, ये 1969 की डेट की बात कर रहा हूँ मैं। 5th फाइनेंस कमीशन ने पहली बार ये कंसेप्ट अपनाया था कि जब केंद्र से राज्यों को पैसा जो जाएगा, केंद्र से जो राज्यों को पैसा जाएगा, उस राज्य को जाने वाले पैसे में से ये तय किया गया कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल रिक्वायरमेंट है डेवलपमेंट की, उनकी स्पेशल एग्जिस्टेंस की वजह से, यानी कि या तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे हैं यानी कि उनकी लोकेशन स्ट्रेटेजिक है, या तो फिर उनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम रहती है। पॉपुलेशन कम है तो कंजम्पशन कम होगी, कंजम्पशन कम होगी तो वहाँ उद्योग धंधे लग ही नहीं पाते, इसलिए उस राज्य की जीडीपी बढ़ ही नहीं पाती। और या अगला कारण है कि वो हिली एरियाज़ हैं, या उन्हें फॉरेस्ट मेंटेन करने पड़ते हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वो बैकवर्ड रीजन में एग्जिस्ट करते हैं। सो मैनी रीजन्स आर देयर। इसके बेसिस पर यह तय किया गया कि उनको स्पेशल असिस्टेंस रिक्वायर्ड है। तो वर्ड क्या है? स्पेशल असिस्टेंस, कि कुछ ऐसे राज्य भी हैं देश में ड्यू टू सो मैनी रीजंस जिनको स्पेशल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है। तो फाइनेंस कमीशन ने अपनी उस समय की 5th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन में ये स्पेशल असिस्टेंस कैटेगरी जो है ये इंड्यूस कर दिया, जिसके तहत उनको पैसा जो है वो अलग जाएगा, एक्स्ट्रा जाएगा, उनको बेनिफिट्स भी एक्स्ट्रा मिलेंगे, अलग मिलेंगे। और ये किस बेसिस पर होगा सारा काम? इसके लिए शुरुआती तौर पे तो कोई फार्मूला नहीं डिवाइस किया गया, लेकिन फिर जो प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन थे, उन प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन ने एक ऑर्गेनाइज्ड फार्मूला दिया इसके लिए। उनका नाम गैडगिल मुखर्जी था, इसलिए इसको गैडगिल फार्मूला कहा जाता है। तो जो आर्टिकल 371 के तहत स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट्स हैं, उनको जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होने का बेनिफिट मिलता है, उसके लिए सेंटर से जो असिस्टेंस उन्हें पहुंचती है, वो गैडगिल फार्मूला के बेस पे आइडेंटिफाई होते हैं वो स्टेट्स, कि कौन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में आना बनता है या नहीं बनता। आई बात समझ में? वो गैडगिल मुखर्जी थे, प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन। और अगर अब हम उन शर्तों को पढ़ें कि ऐसी कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए, तो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले लो हिली एंड डिफ़िकल्ट टेरेन होना चाहिए। हिली एंड डिफ़िकल्ट टेरेन है तो नेचुरल सी बात है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के ज़रिए विकसित नहीं किए जा सकते, वहाँ पर इंडस्ट्री लगाना डिफ़िकल्ट होगा, एग्रीकल्चर फार्मिंग करना भी डिफ़िकल्ट रहेगा, इरिगेशन के सोर्सेज डेवलप करना डिफ़िकल्ट है। इसकी वजह से उन क्षेत्रों का ज़्यादा विकास नहीं हो सकता। आप देख पाएंगे, आज ना देखें, लेकिन आज से 10 साल पहले की बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के राज्य, जितने भी पहाड़ी राज्य हैं, आपने कितना ही विकास देखा। टूरिज़्म को छोड़ दें तो इंडस्ट्री के नाम पर क्या है वहाँ पर। इस वजह से उनको ये सहूलियत दी जाएगी कि उनको हम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अकॉर्ड कर सकते हैं, ताकि उन्हें सेंटर से स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड हो जाए फॉर द पर्पज़ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फॉर द पर्पज़ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द डिस्टिंक्ट कल्चर एंड कस्टम ऑफ द पर्टिकुलर एरिया, ताकि वो अपना भी विकास कर पाएँ, अपनी एग्जिस्टेंस को ख़त्म न कर दें। दूसरी कंडीशन है लो पॉपुलेशन डेंसिटी और साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, जैसे अरुणाचल प्रदेश की बात करिए 10 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, पॉपुलेशन डेंसिटी बड़ी कम रहती। अब ऐसे में इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी कम है तो फिर नेचुरल सी बात यह है कि दुकानें नहीं खुलेंगी, क्योंकि जनता को दुकान तो तब खुलेगी जब इनफ लोग होंगे उस दुकान से कंज्यूम करने वाले। दुकान का ही खर्चा नहीं निकल पा रहा, दुकान कैसे खुलेगी? तो जब लोग ही नहीं कंज्यूम करने वाले तो प्रोडक्शन कहाँ से होगी? जब प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से होगी? जब एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगी तो फिर लोगों के हाथ में सैलरी कहाँ से आएगी? जब सैलरी ही नहीं आएगी तो लोग खर्चा कहाँ से करेंगे? जब खर्चा ही नहीं करेंगे तो फिर प्रोडक्शन कहाँ से होगी? तो पॉपुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस होता है मार्केट के तौर पर। इसी तरह से तो यूरोपियन हम अफ्रीका और एशिया के बाज़ारों में आए, क्योंकि यहाँ पर बड़ी भयंकर जनसंख्या हुआ करती थी, इसलिए यूरोपियंस ने अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौर में जन्मे हुए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट्स में कंज्यूम कराया, क्योंकि वी ऑलवेज नीड अ पॉपुलेशन टू कंज्यूम द थिंग्स। ओके, तो वो देखी जाएगी। अगर कम है या एक साइजेबल शेयर ट्राइबल पॉपुलेशन है, इस बात को ध्यान में रखा जाएगा। ये एज इट इज़ MCQ की फॉर्म में आता है कि जब आप आर्टिकल 371 के तहत जाते हैं तो किन कंडीशंस को ध्यान में रखते हैं गैडगिल फार्मूला के तहत।
स्ट्रेटेजिक लोकेशंस अलोंग बॉर्डर्स विद नेबरिंग कंट्रीज़, अब जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र हैं, अब पंजाब का ही देख लें आप,